तो उसके मामा उसके घर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं अपने जीजा जी को, यानी कि रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर को। वो दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं और अपनी बहन का हालचाल पूछते हैं, वो कैसी है। लेकिन वो डॉक्टर दरवाज़ा नहीं खोलता है और वो बोलता है, तुम्हारी बहन दुबई गई है अपनी बेटी के पास। फिर उसका मामा उसको बोलता है, आप झूठ क्यों बोल रहे, वो तो वहाँ नहीं गई है। फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। जिसके बाद उसका मामा एक खिड़की के पास जाता है जो खुला हुआ होता है। वहाँ जाते ही उसको अजीब सा कुछ गंध आती है, यानी कि अजीब सी बदबू आती है। उसे ये कुछ गड़बड़ लगता है, जिसके कारण वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर अपनी परेशानी बताता है। बोलता है कुछ ये बात है, जिसके तुरंत बाद पुलिस भी एक्शन लेती है और तुरंत उसके घर पहुँचती है और दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन डॉक्टर फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। जिसके बाद पुलिस को मजबूरन दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है और जैसे पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचती है, उनको एक तेज बदबू आती है। फिर पुलिस उस रूम तक जाती है जहां से ये बदबू आ रही थी। पुलिस रूम में पहुंचते ही उनको दिखता है दो बड़े बड़े आर्मी के बक्से। बदबू इतनी तेज आ रही थी जिससे उस रूम पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे पुलिस उस कमरे के उस बक्से को खोलती है। जिसके बाद उसका नज़ारा कुछ ऐसा होता है जिसे देख सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आई एम संतोष, वेलकम टू द चैनल क्राइम डिटेल विद संतोष। तो आप अभी जिस व्यक्ति को स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसे आप देखकर तो यही सोच रहे होगे कि ये एक बुजुर्ग क्या किसी का बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। तो आज मैं आपको इस शख्स की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग के अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। इसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके शरीर को ऐसी जगह छुपाया जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा जुर्म जो इंसान की उम्र से नहीं उसकी सोच से किया गया था और इस कहानी में वो हदें पार हो चुकी थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अभी आप जिस व्यक्ति को स्क्रीन पर देख पा रहे वो कोई आम इंसान नहीं है। वो 1970 का आर्मी सर्जन डॉक्टर है जिसका नाम है सोमनाथ परिदा। लगभग 1992 में उन्होंने अपने पद से रिटायर होकर अपनी घर वापसी की, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। सोमनाथ परिदा एक गुस्सैल और सख्त किस्म के व्यक्ति थे, जिसके कारण उनके आए दिन पड़ोसियों से झगड़ा होता रहता था, जिसके कारण उनके घर में लगभग किसी का आना जाना बंद ही था। यहाँ तक कि परिवार वाले तक उनके घर आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये भी सच है कि आर्मी में उनको बेस्ट सर्जन भी माना जाता था। उन्होंने WHO में भी कई दिनों तक काम किया था, यानी कि वो एक बेस्ट स्किल्ड डॉक्टर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना खुद का एक क्लिनिक भी खोला था जो अच्छी खासी चल भी रही थी। वो बेहद डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे। वो डेली शाम को 6 बजे सो जाते थे और सुबह 3 बजे उठ जाते थे। इसी सख्त दिनचर्या के कारण वो ना किसी से बातें करते थे, ना वो किसी को अपने सामने आने भी देते थे। और इस इमेज में आपको एक औरत भी दिखाई दे रही होगी जो इनकी पत्नी है और इनका नाम उषा श्री पारिदा था। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सोमनाथ थोड़े गुस्सैल टाइप के व्यक्ति थे, जिसके कारण उनका अपनी पत्नी के साथ भी उतना कुछ खास रिश्ता नहीं था। आए दिन वो झगड़ा करते ही रहते थे। ये सब उनके घर का दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। सोमनाथ पारिदा वो सोचते थे कि सब चीज़ डिसिप्लिन से होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। सोमनाथ पारिदा और उषा श्री इनके 2 बच्चे भी थे, जिसमें एक बेटा था जो US में पढ़ाई कर डॉक्टर बन चुका था और वहीं पे सेटल हो चुका था, और एक बेटी थी जो दुबई में थी, वो भी दुबई में सेटल हो चुकी थी। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते थे, लेकिन असली दूरी तो उनके पिता से थी। गुस्सैल किरदार के कारण उनको उनके बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो कॉल भी करते थे तो अपनी मम्मी के पास ही करते थे और उनसे ही उनका हालचाल पूछते थे। उनकी नज़दीकी सिर्फ माता से ही ज़्यादा थी और पिता से लगभग ना के बराबर ही उनसे बात होती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसका बेटा रोज कॉल लगा रहा था, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। Calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. जिसके कारण
वो मजबूरी में अपने पिता के पास कॉल लगाता है और अपनी माँ की हालचाल पूछता है। बोलता है कि वो कहाँ है और उनकी मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रही है, जिसमें उसके पिता रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी माँ दुबई गई है अपनी बेटी के पास। ये सुनकर उसका बेटा तुरंत दुबई में कॉल लगाता है अपनी बहन को, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि माँ तो यहाँ नहीं आई है। फिर उसका बेटा सोचता है कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। जिसके बाद वो तुरंत अपने पापा को दोबारा कॉल लगाता है और बोलता है कि माँ कहाँ है। जिसके रिप्लाई में उसके पिता बोलते हैं मैंने तो पहले ही बताया ना, तुम्हारी मम्मी तो दुबई गई है। जिसके बाद वो बोलता है आप झूठ क्यों बोल रहे हो। जिसके बाद उसके पिता बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही सच है, तुम्हारी माँ गई है दुबई, और ये बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं। जिसके बाद उनका बेटा बार बार कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते हैं, और उठाते भी है तो तुरंत वही बात बोलते हैं और काट देते थे। जिसके बाद उसका बेटा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में वो अपने मामा को कॉल लगाता है और अपनी परेशानी बताता है। वो बोलता है कि आप घर जाकर चेक करो क्या बात है। ये 21 जून 2013 की बात है, जब उसके मामा उसके घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और अपने जीजा को आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि बहन कहाँ है मेरी। जिसके बाद वो सोमनाथ पारीदा दरवाज़ा तो नहीं खोलते, लेकिन अंदर से ही बोलते हैं कि तुम्हारी बहन दुबई गई है अपनी बेटी के पास। जिसके बाद उसका साला बोलता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, वो तो वहाँ नहीं गई है। और फिर से दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन सोमनाथ पारीदा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जिसके बाद घर का एक खिड़की खुला होता है, जहाँ पे वो तुरंत जाते हैं और झाँकते हैं। झाँकते ही उनको एक तेज़ अजीब सी बदबू आती है। ये बदबू इतनी तेज़ होती है कि वो तुरंत घबरा जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं और उनको ये सब बताते हैं, और पुलिस तुरंत ही आती है और उसकी दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन सोमनाथ पारीदा यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। जिसके कारण पुलिस मजबूरन दरवाज़ा को तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर घुसते ही ये बदबू आना शुरू हो जाती है और पुलिस धीरे-धीरे कर कर उस कमरे तक जाती है जहाँ से ये बदबू आ रही थी। उस कमरे में पहुँचते ही पुलिस को 2 आर्मी के बक्से दिखते हैं, जिससे ये बदबू आ रही थी। वो बदबू इतनी तेज़ थी कि वहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे-तैसे वो उस बक्से को खोलते हैं, जिसमें उनको दिखता है 12 टिफ़िन बॉक्स। हर बक्से में 11-11 करके टिफ़िन बॉक्स रखे हुए थे, जिसे देखकर पुलिस सोमनाथ पारीदा से सवाल करती है, ये क्या है? लेकिन यहाँ पे सोमनाथ पारीदा अपना मुंह नहीं खोलते हैं। जब पुलिस मजबूर होकर एक टिफ़िन बॉक्स को खोलती है, तो उनके पैर 2 कदम पीछे हो जाते हैं। उस टिफ़िन में रखा हुआ था इंसान का मांस, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और पुलिस सोमनाथ पारीदा से सवाल करती है कि ये सब क्या है। जिसमें सोमनाथ पारीदा बोलता है, ये जो आपके हाथ में वो मेरी पत्नी उषा श्री है। ये सुनकर पुलिस का भी दिमाग घूम जाता है। जिसके बाद पुलिस एक-एक कर कर सभी डिब्बे को खोलना शुरू करती है, जिसमें किसी में पैर के उंगली, तो किसी में हाथ के हथेलियाँ और शरीर के एक-एक करके अंग उसमें काट-काट कर रखे हुए थे। जब पूरे टिफ़िनों को खोला जाता है, तो उसमें से निकलते हैं पूरे टोटल 300 पीसेस। सबसे खतरनाक पड़ाव यहीं से शुरू होता है, जब पुलिस को अंदाज़ा लगता है कि उषा श्री का सिर गायब है, क्योंकि सारे बक्सों में ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसका सिर का कोई पार्ट मिला हो। जिसके बाद पुलिस सोमनाथ पारीदा से सवाल करती है, इसमें सिर कहाँ है? जिसमें सोमनाथ पारीदा फिर से एक बार खामोश हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद पुलिस फिर से कमरे की तलाशी लेती है और उनको एक अजीब सा नोटिस होता है। उनको कमरे में एक टेबल दिखता है, जिसमें चादर से ओढ़े कुछ वस्तु रखी हुई थी, जिसको हटाने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पे उषा श्री का सिर रखा हुआ होता है। लिटरली आप सोच सकते हो
उस टेबल पे सिर रखा हुआ था और उसे चादर से ढक दिया गया था। और ये हत्या 3 जून 2013 को ही कर दी गई थी, जिसके कारण वो सिर सड़ चुका था, यानी कि डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। यकीन मानिए, ये सब देख पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि सोमनाथ पारिदा ने अपनी पत्नी की हत्या कर कर उसके 300 टुकड़े कर दिए थे, जिसके कारण पुलिस सोमनाथ पारिदा से सवाल करती है, ये सब कैसे हुआ? जिसके जवाब में सोमनाथ पारिदा कुछ ऐसे बात बताता है जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा और हैरानी लगेगी कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सोमनाथ पारिदा कहता है कि मेरी पत्नी साईं बाबा शिरडी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अक्सर सत्संग में जाया करती थी और उनकी भजन सुनती थी। एक दिन वो मेरे साथ बैठकर कह रही थी कि अगर मैं किसी दिन मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में ले जाकर कर देना। फिर सोमनाथ पारिदा आगे ये बताते हैं, पता नहीं एक दिन उषा श्री अपना सिर को दीवार पर जोर जोर से पटक रही थी और इसी से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मैं इतने बड़े शरीर को सीढ़ी ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं कर सक रहा था, जिसके कारण मैं इस शरीर को छोटे छोटे पीस में काट देता हूँ, जिससे मुझे धीरे धीरे ले जाने में इसको आसानी होगी, जिससे मैं थोड़े थोड़े कर कर इसको ले जाऊंगा और अंतिम संस्कार करूंगा। यानी कि वो इसको आत्महत्या बता रहा था। फिर पुलिस सोमनाथ पारिदा से कुछ ये पूछती है कि तुमने इस सिर को ऐसे क्यों रखा था, जिसमें सोमनाथ बताता है कि मेरी पत्नी मुझे देख रही थी, इसकी आंखें खुली हुई थी, तो आंखें खुली होने में मैं अपनी पत्नी को कैसे मार सकता था, जिसके कारण मैंने इसे टेबल पर ही रख दिया और हमेशा खाना खाते समय इससे बातें करता था। आप लोग सोच सकते हो कि कोई आदमी कितना गिर सकता है। खाना खाते समय वो कह रहा है कि मैं इससे बातें करता था, क्योंकि ये कहानी सच में एक शर्मनाक और बेहद क्रूरता से भरी हुई है। लेकिन एक बार आप ये सोचिए कि उसका भाई वहीं मौजूद था, उस पर क्या बीती होगी। जो भाई अपनी बहन की सुरक्षा और उसे एकदम स्वस्थ देखने आया था, उस पर क्या बीती होगी। पुलिस का सोमनाथ परिदा का बयान सुनकर उनका दिमाग घूम जाता है, जिसके तुरंत बाद पुलिस उनको अरेस्ट करती है और वो आर्मी बक्सों को फोरेंसिक लैब भेज देती है। जांच के बाद पूरी केस की सच्चाई सामने आती है, क्योंकि ये कोई आत्महत्या का केस नहीं था, ये एक हत्या का केस था। रिपोर्ट में बताया गया कि उषा श्री के सिर पर एक लोहे से वार किया गया था, जिसके बाद वो बेहोश होने के बाद उनके गला को किसी कपड़ों या किसी चीज़ से घोट कर उसकी जान ले ली गई थी और उसके बाद ही उनको छोटे छोटे पीसों में काटा गया था। जिसके बाद सोमनाथ पारिदा ने भी सच्चाई कबूल कर ली थी और पूरी कहानी बताई थी। उसने बताया था कि यही सच है, जैसे कि मैंने पहले उसको एक लोहे की वस्तु से मारा था और उसके बाद गला घोटकर उसकी जान ले ली थी और उसके बाद छोटे छोटे पीसों में कर कर मैंने बाज़ार से टिफ़िन खरीद कर लाया और अलग अलग दुकानों से खरीद कर लाया था, जिससे किसी को शक ना हो, और कई केमिकलों को मिलाकर उनको उस पर भर दिया था ताकि जल्दी वो ख़राब ना हो। जहाँ तक कि सिर की बात है, उन्होंने कई ऑपरेशन तो किए थे, लेकिन उन्होंने आज तक खोपड़ी का इलाज नहीं किया था, जिसके कारण उनको सिर खोलना नहीं आता था, जिसके कारण उन्होंने उसको टेबल पर ही रख दिया और चादर से ढक दिया था। जब सोमनाथ को कोर्ट पर पेश किया जाता है, तब वो बताता है कि उसने उसकी हत्या क्यों की थी। कोर्ट में सोमनाथ पारिदा ये बताता है कि वो किसी अन्य महिला के साथ संबंध में था, जिसके कारण उसने उसकी हत्या की। उषा श्री को इनके बारे में पता चल चुका था, जिसके कारण वो रोज़ ताने मारती थी और इन पर गुस्सा होती थी, जिसके कारण उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इस उम्र में भी ऐसा कैसे? मैं आप लोग को बता दूं, मुझे भी ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी आपको अब होगी, क्योंकि 7 साल के बाद इसका फैसला आया था, यानी कि 2020 में, जिसमें कोर्ट सोमनाथ पारिदा को
50,000 की जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। पर सच कहूँ तो मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि इस केस की सारी सबूत होने के बाद भी इसका 7 साल के बाद फैसला क्यों आया? खैर, हमारे देश का न्यायालय कैसा है ये हम लोग को तो बहुत अच्छे से पता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जो लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं उन लोगों को तो दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट ज़रूर से कर देना। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।